नमस्कार, मैं हूं अजय। अगले आधे घंटे में दिन की सभी बड़ी खबरें। खाकी से क्या भरोसा उठ गया है, क्या आप उन पर कितना भरोसा कर पाते हैं? लेकिन जब किसी का खाकी से भरोसा उठ जाता है तो फिर हालात बुलंदशहर की पल्लवी शर्मा जैसे हो जाते हैं। पल्लवी शर्मा बुलंदशहर के गुलावठी इलाके में रहती हैं और आज वो इंसाफ के लिए एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। महिला एसएसपी ऑफिस के बाहर बैठकर न्याय की गुहार लगा रही थी, मगर बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार उसे लगभग पागल उन्होंने करार दे दिया। किसने क्या कहा अभी सुनाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मामला क्या है। पल्लवी का अपने पति से विवाद है। आरोप है कि इसका पति इसके साथ नहीं रहता और जब उसने थाने में शिकायत की तो गुलावठी थाने की पुलिस इसकी मदद करने के बजाय दूसरी शादी का सुझाव दे दिया। उससे भी गंभीर आरोप यह है कि आरोपी पति के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए 48,000 रुपए की पुलिस ने पल्लवी से मांग की। कैसे होगा? पैसे भी तुम लोगों ने मार ही दिया मुझे। मैं बैठ गई हूँ यहाँ, कोई गाड़ी आएगी उतार के जाओ। मेरा दर्द एक दिन में खत्म हो जाएगा। इस खाकी वर्दी पे मुझे भरोसा नहीं है सर। आपको पता है आपके गुलाबी पुलिस के क्या सब रहते हैं? यहाँ से मुझे भेज दिया जाता है कि आपका थाना गुलाबी है। बोलो कहते दूसरी शादी कर लो, आपकी उम्र ही क्या है? सामने पुलिस के मैंने 1.5 साल का समय दिया पुलिस को, 1.5 साल का। पुलिस का फोन करो, टीम तैयार करो अपने पास के खातिर, मैं जाऊँ टीम में। उसको देखिए, महिला है जिसका दाम्पत्य विवाद चल रहा है और 2018 में इसने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया था जो न्यायालय में विचाराधीन है। एक मेंटेनेंस का केस इसने अदालत में दाखिल किया था। उस मुकदमे में अदालत से 14,000 रुपये महीने इसको दिए जाने का आदेश पारित किया गया है मार्च माह में। सास ससुर घर छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं। पति महाराष्ट्र में नौकरी करता है। अदालत के आदेश के अनुसार जो धनराशि इसको दी जानी चाहिए थी वो दे नहीं रहा है। महिला मानसिक रूप से धीरे धीरे विक्षिप्तता की ओर बढ़ रही है। सहानुभूतिवश हमने इसके साथ महिला इंस्पेक्टर को लगाया है ताकि न्यायालय से एक आदेश वारंट जारी कराया जा सके इसके हस्बैंड के खिलाफ और उसे यहाँ कोर्ट में प्रवेश किया जाए ताकि इसको जो महीने का खर्च मिलना है वो मिल सके। तो फिलहाल हम प्रयास करा रहे हैं मानवीय आधार पर भी कि इस महिला की मदद हो और ताकि ये सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2022 के महादंगल में कांग्रेस प्रियंका गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि फैसला तो आलाकमान को करना है, लेकिन सबकी इच्छा यही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। 2022 का चुनाव यानी कि 2022 की तैयारी में कांग्रेस अब मैदान में आती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी कई मौकों पर यूपी सरकार को घेरते दिखाई देती रही हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार की मुलाकात क्या हाल ही में तस्वीरें सामने आई थी, आपने देखा था। और इससे पहले भी लगातार हर मौके पर वो यूपी के मुद्दों को उठाती रही हैं। तो क्या इस सब का मकसद जो नजर आ रहा था वो अब साफ होता नजर आ रहा है? यूपी में अगुवाई करेंगी पार्टी की, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी, उम्मीदवार होंगी प्रियंका वाड्रा यूपी में? यह अगुवाई होगी किस तरह की? सिर्फ चुनाव लड़ाने के लिए या मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी करेंगे? और किसी भी स्टेट के प्रभारी के नेतृत्व में ही चुनाव होता है। चूंकि उनके इस जो आपने प्रश्न किया वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। उत्तर प्रदेश की जनता की तो यह मांग है ही, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसका चेहरा होगा। परंतु पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। और हाथरस केस में जांच की स्पीड बढ़ती जा रही है। चंद्रप्पा इलाके में सीबीआई दूसरे दिन भी पहुंची और कृषि विभाग कार्यालय में अस्थायी दफ्तर में पूछताछ शुरू की। आज दूसरे दिन भी सीबीआई ने पीड़ित परिवार से
अलग अलग पूछताछ की। भाई, पिता और परिवार के बाकी सदस्यों से सीबीआई की इस टेम्परेरी ऑफिस में बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए गए, पूछे गए, तमाम बातें पूछी सीबीआई की टीम ने। सीबीआई ने जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की, जिसने कई सुराग मिलने के आसार हैं। दूसरी ओर इस केस के जरिए जातीय दंगा फैलाने के आरोपी पीएफआई के 4 सदस्यों से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भी पूछताछ की। योगी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी आज दाखिल किया हाथरस मामले को लेकर, और हाथरस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की अपने हलफनामे में। न्यूज़ 18 के पास यूपी सरकार के हलफनामे की वो कॉपी भी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार पीड़िता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज हाथरस केस में 5 ये बड़े डेवलपमेंट्स हुए, जो तस्वीर आपके सामने है। मतलब ड्यूटी में कितने बजे जाते हो, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे? मैंने कि हाँ, ड्यूटी तो 9 से 5 टाइम में रहता है मेरा। सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। तो जब घटना हुई थी तो आप मतलब ड्यूटी में पहुँच गए थे? हम लोग कहाँ थे? मैंने बताया मैं ड्यूटी में पहुँच चुका था वहाँ पे। वो अलग अलग पूछताछ कर रही है, तीनों से अलग अलग। एक साथ सीबीआई के कितने अफसर आपसे पूछताछ कर रहे थे? 2। हाथरस केस में जांच की स्पीड बढ़ती जा रही है। चंद्रपा इलाके में सीबीआई दूसरे दिन भी पहुंची और कृषि विभाग कार्यालय में अस्थायी ऑफिस में पूछताछ शुरू की। आज दूसरे दिन भी सीबीआई ने पीड़ित परिवार से अलग अलग पूछताछ की। सीबीआई ने जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपियों को अलीगढ़ जेल से शिफ्ट किया जाए। परिजनों का कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई डर नहीं है, सीबीआई जांच पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि गांव में कभी जातीय संघर्ष नहीं हुआ। दूसरी ओर इस केस के जरिए जातीय दंगा फैलाने के आरोपी पीएफआई के 4 सदस्यों से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछताछ की। वहीं योगी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हाथरस की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर हलफनामे में मांग की गई है कि इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। हलफनामे में सरकार ने हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा की भी जानकारी दी। यूपी सरकार ने कहा कि परिवार को 3 लेयर की सुरक्षा दी जा रही है। घर में सीसीटीवी भी लगवाए गए हैं। परिवार के पहले से निजी वकील हैं, लेकिन सरकार के वकील भी पीड़ित परिवार की ओर से बहस करेंगे। सरकार के हलफनामे पर कल सुनवाई होगी। उधर चित्रकूट में गैंगरेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। चित्रकूट में गैंगरेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। लापरवाही बरतने पर कोतवाली प्रभारी जयशंकर और सरैया चौकी इंचार्ज अनिल साहू को सस्पेंड किया गया। कल गैंगरेप पीड़िता ने सुसाइड किया था। इससे पहले पीड़िता के परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। डीएम और चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के भरोसा दिलाए जाने के बाद परिजन राजी हुए। भारी पुलिस की मौजूदगी में गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने दरिंदे को फांसी देने की मांग की है। 8 अक्टूबर को किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया था। महिला अपराध को लेकर सीएम योगी काफी सख्त है। चित्रकूट की घटना का सीएम ने संज्ञान लिया और महिला अपराधों को लेकर फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि महिला अपराध से जुड़े केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे। और लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई। आत्मदाह के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये युवक कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। युवक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस प्रदर्शन पर उतर आई। लखनऊ में महिला के आत्मदाह के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक का नाम आलोक है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद का बेटा है आलोक। महाराजगंज पुलिस को मिले इनपुट को लेकर लखनऊ पुलिस ने आलोक को हिरासत में लिया। आरोपी आलोक महिला के संपर्क में भी था। महाराजगंज में महिला के आत्मदाह के मामले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आलोक की रिहाई की मांग की है। आलोक पर महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने आज ही आलोक को गिरफ्तार किया। कल लखनऊ में महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसमें वो झुलस गई थी। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और प्रयागराज से भी बड़ी खबर आई आज। अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अतीक की एक और करोड़ों की प्रॉपर्टी को प्रशासन कुर्क करने वाला है। कैंट थाना पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने कुर्की के आदेश दिए हैं। धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीम सराय की मेन मार्केट में जो अतीक की प्रॉपर्टी है, उसे प्रशासन कुर्क करेगा। अतीक पर दबंगे और रसूख के बल पर अवैध तरीके से संपत्ति को कब्जा करने का आरोप है। प्रशासन को कुर्की की कार्रवाई 26 अक्टूबर से पहले करनी होगी। आपको बताया दें कि अतीक की 15 से ज्यादा संपत्तियों को प्रशासन अब तक कुर्क कर चुका है और इसके अलावा 14 अतीक की करीबियों की 14 से ज्यादा संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल चुका है।
संभल में पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ आरोपी के यहां कुर्की का नोटिस लेकर पहुंची। हत्या के नामजद आरोपियों के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। हत्या के आरोपी को नोटिस कुछ इस अंदाज में, यह नया अंदाज है यूपी पुलिस का। जगह जगह मुनादी और ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों पर धावा बोला जाता है। संदेश देने की कोशिश, मैसेज बहुत साफ है, क्राइम करने वाले बच नहीं पाएंगे और इसीलिए ढोल नगाड़े। संभल की तस्वीर, आरोपी के घर पुलिस पहुंची कुछ इस अंदाज में, नोटिस चस्पा करने। और यूपी सरकार का माफिया क्लीन मिशन लगातार जारी है। जमीन कब्जा करने वाले माफिया हों या फिर आतंक फैलाने वाले, पहले पूर्वांचल के माफिया गिरोह को सीएम योगी ने तबाह किया, अब पश्चिमी यूपी पर नजर है। यहां के गिरोहों पर कार्रवाई शुरू हुई है और दो तस्वीरें यही इसी बात की गवाही दे रही हैं, हरदोई और सहारनपुर की यह तस्वीर। इनमें देखिए आप, जो कब कार्रवाई शुरू हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश के माफियाओं पर। हरदोई की बात करें, यहां समाजवादी पार्टी के नेता की संपत्ति को जब्त किया गया। वीरेंद्र उर्फ वीरे यादव हरदोई के समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं मौजूदा वक्त में। अब इनकी संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। अरवल के उमरौली जोधपुर में वीरे की संपत्ति है। वीरे के नाम पर 19 दुकानें हैं, इन्हें भी जब्त किया गया है। वीरे यादव पर गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज है और ये कार्रवाई उसी का नतीजा है। दूसरी तस्वीर, इसका भी मतलब समझिए, सहारनपुर की यह तस्वीर है। बीएसपी के ये साहब पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल हैं। इनके घर पर ईडी ने छापेमारी की है। हाजी इकबाल की गिनती सहारनपुर के खनन माफियाओं में होती रही है। आज इकबाल के घर ईडी की टीम पहुंची और जांच पड़ताल की। हाजी इकबाल पर आरोप है कि इसने फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों की हेराफेरी की। हालांकि ईडी को जांच के दौरान क्या मिला, इस बात की फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ईडी की टीम ने कुछ दिन पहले ही हाजी इकबाल के बेटे का बयान भी दर्ज किया था, जिसमें बादशाही बाग के पास की 700 एकड़ में बनी ग्लोकल यूनिवर्सिटी और मसूरी के होटल के बारे में पूछताछ की गई थी। करीब 7 महीने बाद 15 अक्टूबर से सिनेमा घर में फिर से रौनक लौटने वाले हैं। यानी केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। मेरठ में पीएम मोदी पर बनी फिल्म से इसकी शुरुआत होगी। गाइडलाइन के मुताबिक अधिकतम 50 सीटें भरी जाएंगी। सभी दर्शकों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। आगामी 15 अक्टूबर से देश भर के सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे। मेरठ में भी सिनेमा हॉल्स 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। इस खबर से सिनेमा प्रेमी बेहद खुश हैं और सिनेमा घरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है। बंद पड़े सिनेमा हॉल अब बहुत जल्द गुलजार होने वाले हैं। मल्टीप्लेक्स सैनिटाइज किए जा रहे हैं, सीटों को साफ किया जा रहा है, कैंटीन को नया लुक देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस को लोगों का इंतजार है। सिनेमा हॉल के मैनेजर लोगों को भरोसा भी दे रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन होगा। संक्रमण के खतरे को टालने के लिए सिनेमा हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट भी बदला हुआ रहेगा। अब एक सीट छोड़कर ही दूसरे शख्स को बिठाया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग होगी, टेम्परेचर नापा जाएगा, सैनिटाइजर है हमारे पास, तो वो सब चीज़ें उस करने के बाद ही कस्टमर अंदर आएंगे। और जो हमारे शो टाइमिंग रहेंगी वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। एक समय पे एक ही शो रहेगा, एक ही इंटरवल होगा, एक ही एग्जिट होगी और एग्जिट के बाद हमें आधा या पौना घंटा जो भी समय मिलेगा उसमें हम पूरे हॉल को सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मेरठ के इस मॉल में पहली पीएम मोदी पर बनी फिल्म ही चलेगी, जिसमें विवेक ओबराई ने उनका किरदार निभाया है। पहली मूवी जो आएगी वो पीएम नरेंद्र मोदी की लगेंगी, जिसका सभी को बता दिया जाएगा और पोस्टर्स भी लगने वाले हैं बहुत जल्दी। सिनेमा के आप बाहर देखेंगे, एंट्री पे हमने पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के पोस्टर्स लगे हुए हैं, सैनिटाइजर्स हैं और थर्मल स्कैनिंग होगी। फिल्मों के चाहने वाले बॉक्स ऑफिस की विंडो खुलने से खुश हैं, तो कैंटीन चलाने वाला स्टाफ भी बेहद उत्साहित है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि दोबारा रौनक आएगी, दोबारा गेस्ट आएंगे, अच्छा लगेगा। काफ़ी सारी गाइडेंस का पालन किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, अगर आप मॉल या मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाएं तो 2 गज की दूरी के साथ मास्क और सैनिटाइजर ले जाना न भूलें और सुरक्षित रहते हुए फिल्मों का लुत्फ उठाएं।
तो कल से सिनेमा हॉल गुलजार होने जा रहे हैं। देखना होगा कि कितनी तादाद में दर्शक उमड़ते हैं सिल्वर स्क्रीन पर। कुछ ही पलों में हम लौटते हैं यहां पर और बड़ी खबरों के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। योगी सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है ताकि लोगों के घरों में दिवाली से पहले खुशियां आ सके। लगातार सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक्शन में दिख रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का ऐलान किया है। अभियान को बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 16 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को नौकरी की चिट्ठी सौंपेंगे। 31,277 अभ्यर्थी जो टीचर्स के तौर पर भर्ती होंगे उनके लिए ये योगी आदित्यनाथ खुद अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। आज और कल उनकी काउंसलिंग है और परसों नौकरी की चिट्ठी। ग्रेटर नोएडा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हमने दिखाया था कि किस तरह से एक दिव्यांग मनोज कुमार की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से उसका कारोबार चौपट हो गया था, जिसके बाद हमने खबर दिखाई और अब जेबर के विधायक धीरेन्द्र सिंह उसकी मदद करने आगे आए हैं। विधायक ने दिव्यांग मनोज की परचून की दुकान दोबारा खुलवा दी है, साथ ही आगे की मदद का भरोसा भी दिया है। सब एक ही मुंह से पी रहे हैं, किसी को कोरोना हुआ तो। न्यूज 18 ने कल आपको एक खबर दिखाई थी कि ग्रेटर नोएडा के रहने वाले मनोज की ये जो दुकान आप देख रहे हैं, ये दुकान लॉकडाउन के चलते बंद हो गई थी, लेकिन खबर दिखाने के बाद खबर का असर हुआ और यहाँ के जो विधायक हैं धीरेन्द्र जी, वो यहाँ खुद पहुँचे हैं और परिवार से मिले और उन्होंने उनकी मदद की है। यहाँ पे परिवार हमारे साथ मौजूद है और जो विधायक हैं वो खुद यहाँ पर आए हैं और वो भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं परिवार के लोगों से, मनोज से बात करूंगी कि उनको विधायक जी मिले, क्या आश्वासन मिला है। विधायक जी आए हमारे पास, उनने हमको दुकान के लिए उनसे अपील की थी, दुकान के लिए सामान के लिए कह गए, मकान के लिए भी बोल दिया, उनने मकान भी दिया जाएगा। मुझे कल आपकी न्यूज़ के माध्यम से पता चला, आज मैं इस गांव में आया, गांव के सभी लोग हैं, प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी ने भी अपनी तरफ से कहा है कि मैंने एक गाय दूंगा जिसके दूध से इनका कारोबार जीवन यापन चल सकता है। आसपास गांव के लोग आज इन्हें ले जा रहे हैं अभी और बाजार से सामान खरीद के इनकी दुकान में रखवा देंगे, जिससे इनका जीवन यापन चलता रहे। ऐसी खबर की वजह से मुहिम चला के आप सब लोगों ने मानवता का काम किया है और मुझे न्यूज 18 की खबर से ये पता लगा कि यहाँ इतने पीड़ित, इतने शोषित, इतने दलित, इतने पिछड़े हुए, इतने कमज़ोर, इतनी इनकी स्थिति खराब है कि वास्तव में हम सब लोगों को यहाँ काम करना चाहिए। कुछ ही पलों में और खबरें।